नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट पे आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आशीष शुक्ला और सबसे पहले बात करेंगे यूपी विधानसभा उपचुनावों की। वैसे बीजेपी ने विधानसभा उपचुनावों के लिए जहां उम्मीदवारों का ऐलान किया है, तो वही कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सपा के चुनाव चिन्ह पर ही मैदान में उतरेंगे। वही बात होगी कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बेलगावी सीमा विवाद मुद्दा बनने जा रहा है। साथ ही देखिए, रामनगरी अयोध्या में आयोजित होने जा रहे 8वें भव्य दीपोत्सव की तैयारियों पर फोकस करती रिपोर्ट। और चलते चलते बात वाराणसी से प्रयागराज तक शुरू हुई गंगा यात्रा की। तो अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। यूपी विधानसभा उपचुनावों को लेकर सियासी घमासान जारी है। जहां बीजेपी ने विधानसभा उपचुनावों के उम्मीदवारों का ऐलान किया, तो वहीं खबर है कि कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सपा के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरेंगे। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम हैं। भाजपा ने करल सीट पर लालू यादव के दामाद और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव के सामने अनुज यादव को टिकट दिया है। भाजपा ने कानपुर की सीसामऊ और मिर्जा सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर, करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटेरी से धर्मराज निषाद, मंझवा से सुचिस्मिता मौर्य शामिल हैं। बता दें कि प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। बता दें कि यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन कोर्ट में दायर याचिका की वजह से मिल्कीपुर में उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया गया था। ऐसे में अब 9 सीटों पर ही चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है और ये सभी कैंडिडेट्स समावेशी हैं, सर्वस्पर्शी हैं। भारतीय जनता पार्टी का वो नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको साकार करने वाले हैं। भाजपा केवल नारा नहीं देती है कि अपने हर काम में इसकी झलक दिखाई पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी स्थानीय इकाइयों के साथ परामर्श करके घोषित किए गए हैं और ये सभी प्रत्याशी चुनाव में जीत हासिल करेंगे। इन सीटों पर होने हैं उपचुनाव। करहल मैनपुरी, सीसामऊ कानपुर, कटेहरी अंबेडकर नगर, कुंदरकी मुरादाबाद, खैर अलीगढ़, गाजियाबाद, फूलपुर प्रयागराज, मंझवा मिर्जापुर और मीरापुर मुजफ्फरनगर पर उपचुनाव होने हैं। सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने से रिक्त हुई है। मैनपुरी में करहल सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशी मुलायम सिंह यादव के दामाद और सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई अनुजेश यादव को भाजपा ने टिकट दिया है। टिकट घोषित होने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। करहल उपचुनाव में भाजपा का मुकाबला सीधे सैफई परिवार से है। कौन है करहल सीट प्रत्याशी अनुजेश यादव? अनुजेश सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं। धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या उर्फ बेबी यादव 2015 से 2020 तक मैनपुरी से जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। अनुजेश भी फिरोजाबाद से इसी कार्यकाल में जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। फिरोजाबाद के गांव भारौल निवासी हैं अनुजेश प्रताप यादव। अब सपा प्रत्याशी मुलायम सिंह यादव के पौत्र तेज प्रताप से 2-2 हाथ करेंगे। मुकाबला सैफई परिवार और रिश्तेदार के बीच होगा। सपा के निशान पर सभी 9 सीटें। वहीं कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सपा के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरेंगे। इसकी जानकारी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी। सपा सूत्र के मुताबिक बुधवार देर रात सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच फोन पर वार्ता हुई। सपा ने उपचुनाव में कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर सीट दी थी, लेकिन कांग्रेस 5 सीटों पर लड़ने के लिए अड़ी हुई थी। हालांकि अखिलेश यादव मंगलवार को कांग्रेस को एक और सीट फूलपुर देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन बताते हैं कि राहुल और अखिलेश की वार्ता के बाद कांग्रेस के सिंबल पर प्रत्याशी न उतारने का फैसला किया गया। बता दें कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों को लेकर बात नहीं बनी थी। इस पर सपा ने भी हरियाणा में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। ये तब अखिलेश और राहुल की वार्ता से ही संभव हो सका था। अब हरियाणा की तर्ज पर ही यूपी में कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतार रही है।
कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही शहादत देने का रहा है। कभी देश की एकता अखंडता के लिए अपने नेताओं की शहादत दी, तो कभी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए चुनी हुई सरकारों की शहादत दी। कुछ अज्ञानकारी लोग नहीं जानते होंगे, इंदिरा गांधी के समय में चुनी हुई सरकार कश्मीर की, चुनी हुई सरकार असम की, 1964 में चुनी हुई सरकार मिजोरम की इसलिए छोड़ दी थी, चुनाव न लड़ने का फैसला किया था कि वहां के भटके हुए नौजवान जो बंदूक उठा रहे थे, जो अलोकतांत्रिक हो गए थे, उनके हाथ में बंदूक की जगह संविधान आए और जो तानाशाही कर रहे थे उनके हाथ में लोकतंत्र की शक्ति आए, जिससे वहां पर आतंकवाद अलगाववाद खत्म हो। कांग्रेस पार्टी ने चुनी सरकार छोड़कर चुनाव न लड़ने का फैसला किया था। कई ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश का भाईचारा और मोहब्बत खतरे में है, तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव कोई मायने नहीं रखते हैं। हमारे नेता और नेतृत्व का मंशा स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, भारतीय जनता पार्टी को हराना है और लोकतंत्र को बचाना है। वो लोग ये भी जान लें, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है और गांधी परिवार ऐसा परिवार है। 2004 को भी याद कर लें, जब चुनकर आई कांग्रेस पार्टी की सरकार में सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री से महत्वपूर्ण पद का परित्याग कर दिया था, तो वहां पर कोई सीटें मायने रखते नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन को लड़ाएगी, भारतीय जनता को हराएगी। ये हर कार्यकर्ता, हर नेता है और मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होगा। अखिलेश यादव सपा प्रमुख। बातचीत की नीति है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। ये देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसीलिए हमारी सबसे अपील है, एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न बटने पाए। देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भाव भरी ये एकता और एकजुटता आज भी नया इतिहास लिखेगी और कल भी। साइकिल की चाल से डगमगाया हाथी। वहीं मुजफ्फरपुर नगर की मीरापुर सीट पर होने वाला उपचुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए सियासी समीकरण बनने के संकेत दे रहा है। सपा प्रत्याशी की उम्मीदवारी भाजपा ही नहीं, बसपा के लिए भी मुश्किल का सबब बन सकती है। बता दें कि सपा सरकार के समय 2013 में दंगों में झुलसे मुजफ्फरपुर नगर ने पश्चिमी यूपी में नए सियासी समीकरण बनाए थे। तब सपा भाजपा आमने सामने आ गए थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में दखल रखने वाली बसपा हाशिए पर चली गई थी। लोकसभा चुनाव 2019 में सपा का साथ मिलने पर बसपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 4 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि सपा बसपा गठबंधन लंबा नहीं चला, लिहाजा विधानसभा चुनाव 2022 में बसपा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफाया हो गया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बेलगावी सीमा विवाद मुद्दा बनेगा या नहीं, इस पर सबकी नजर है। मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद एकनाथ शिंदे ने सबसे पहले लिए फैसलों को कर्नाटक के बेलगावी के मराठा भाषी लोगों के लिए एक बीमा योजना शुरू की है। देखिए रिपोर्ट। लगभग 2 साल पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद एकनाथ शिंदे ने सबसे पहले लिए में कर्नाटक बेलगावी के मराठा भाषी लोगों के लिए एक बीमा योजना शुरू की थी। एकनाथ शिंदे 90 के दशक के अंत में बेलगावी को महाराष्ट्र में शामिल करने की लड़ाई में मराठा अस्मिता का चेहरा बन गए थे। इससे कर्नाटक में हलचल मच गई और कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। इसे बेलगावी आंदोलन के विचार को फिर से जगाने और सीमा के दोनों ओर भावनाओं को भड़काने की कोशिश माना गया।
महाराष्ट्र में इन दिनों चुनावी बयार बह रही है। एमवीए और एनडीए के बीच सीधी लड़ाई है। बीते दौर की बात अलग है, लेकिन अब बेलगावी चुनावी मुद्दा नहीं रह गया है। कोल्हापुर के आसपास के इलाकों में भले ही कोई नेता इसका जिक्र कर देता हो, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में ये कोई मुद्दा नहीं है। ये इलेक्शन में ये मुद्दा नहीं है, लेकिन हमारे कर्नाटक में रहने वाले जो मराठी भाई हैं उनको वहाँ बहुत तकलीफ दी जाती है, मुद्दा है। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है, 865 गांव है ये जो बॉर्डर के, उसमें हमारी जो स्कीम है वो लोगों को, हमारे मराठी भाषी को हमने लागू की है, इसलिए उसका कोई सवाल नहीं है। ये तो इश्यू महाराष्ट्र में नहीं है, सिर्फ भाषा का समस्या कर्नाटक में है। इसके लिए चुनाव को कुछ लेना देना नहीं है भाषा के इश्यू पे, उधर पार्टी के आधार पे चुनाव होता है। कर्नाटक में सिर्फ भाषा के आधार पर कुछ चुनाव होता है, तो इसके लिए कोई लेना देना नहीं है। अभी भी महाराष्ट्र के लोग दबाव डाल रहे बेलगाम को महाराष्ट्र के अंदर लेने के लिए, एमईएस भी इस पर जुड़ा हुआ। वो तो हमेशा रहने वाला, जब तक ये रहेगा तब तक तो, और ऐसे पॉलिटिकल इश्यू है वो तो रहेंगे। अभी वो साल मेरे ख्याल से खत्म होगा, ऐसे नहीं है। ऐसे महाराष्ट्र में जहाँ लोग है वहाँ खुशी है, महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र में, कर्नाटक में लोग खुशी है। बता दें कि 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड जनादेश मिला था। इन्हीं चुनावों में महाराष्ट्र एकीकरण समिति यानी एमईएस, जो कि एक सामाजिक भाषाई दबाव समूह है, उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। एमईएस सियासी संगठन नहीं है, लेकिन फिर भी इसके सदस्य निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। 2023 में भले ही उन्हें कोई सीट न मिली हो, लेकिन इससे पहले के चुनावों में उन्हें सफलता मिली थी। इस बार मराठा वोटरों ने एमईएस पर भरोसा नहीं किया। इससे लगता है कि भाषाई लड़ाई में एमईएस की पकड़ ढीली पड़ गई है। बहुत हमको देखने को मिलता कि बॉर्डर इशू है, भाषा का बहुत बड़ा इशू है करके, पर धीरे धीरे करके कर्नाटक के जो भी सरकार आए, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का, आते मतलब जैसे जैसे साल बीतता गया वैसे वो भी एडजस्ट हो गया, और महाराष्ट्र से बेहतर उनको कर्नाटक सरकार ने सुविधा करके दिया है। कर्नाटक की योजनाओं को बहुत पसंद करते। As per the linguistic state, the basic structure which was mandatory for to formation of the linguistic state, that where more than 45% of the population speaking of one language state, that area has to be merged into the linguistic state. For example, Maharashtra. So our manifesto for our say before the central government, that as you have given liberty to all the linguistic speaking peoples, why it should be given to us also, and we being the 45% Marathi speaking people in Karnataka, we should be merged in Maharashtra, which is the Marathi speaking state, having a Marathi language as its official language. चुनावी असफलता के बाद भी महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने कर्नाटक के मराठी भाषा क्षेत्रों को महाराष्ट्र में विलय करने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी है। एमईएस के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को शरद पवार से मुलाकात की थी और उनसे एमवीए में शामिल सभी दलों के घोषणा पत्र में बेलगावी के मुद्दे को शामिल करने की अपील की थी। शरद पवार को सौंपे गए ज्ञापन में एमईएस ने महाराष्ट्र के राजनीतिक नेताओं से कर्नाटक के बेलगावी, खानापुर, निपनी, कारवार, विदार और बाल्की जैसे विवादित क्षेत्रों को महाराष्ट्र में फिर से शामिल करने पर जोर दिया था। It is a sensitive issue, and in that issue, Pawar Sahib has always taken a lead. So yes, I think that is going to be a important election issue, and in the coming days, we'll have to take a call on that. But I think Mr. Pawar Sahib has always led this movement of this border issue, and it will also have a small impact, considerable impact in elections. कर्नाटक महाराष्ट्र ऐसा कुछ नहीं, सभी एक साथ है। कन्नड़ मराठी सब एक ही है। हाँ, एक ही है। ऐसा कुछ भेदभाव नहीं, भेदभाव कुछ नहीं सर। कर्नाटक के सभी योजना मराठी लोगों की है, मराठी लोग एक साथ है। क्या बोलते हैं सर, ये भाषा विचार में सिर्फ पॉलिटिक्स करते क्या करते हैं? क्या ऐसा कुछ नहीं। अभी हम तो अभी इधर किधर भी घूमता नहीं। चलो अभी तो हमारे हम अभी देखता है ना, वो सभी तो ठीक है। बता
बता दें कि बीते दौर में सियासी दलों ने भाषाई मतभेदों का खूब फायदा उठाया है। स्थानीय लोगों को लगता है कि अब ये कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि लोगों ने मिलजुल कर रहना सीख लिया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई सियासी दल लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करता है या नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होते आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रामनगरी अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद आयोजित होने जा रहा 8वां दीपोत्सव बेहद खास होगा। इसके लिए जहां खास तौर से साकेत महाविद्यालय में झांकियां तैयार की जा रही हैं, इसके लिए बुलाए गए 2 दर्जन से अधिक मुस्लिम कारीगर दिन रात जुटकर रामायण के 7 कांडों पर आधारित झांकियां तैयार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन संस्कृति और भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के प्रति श्रद्धा भाव के चलते न सिर्फ आस्था स्थलों का पुनरुद्धार हो रहा है, बल्कि पर्व और त्योहार भी विराटता के साथ मनाए जा रहे हैं। प्रभु श्री राम लला की जन्मस्थली अयोध्या पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ 8वीं बार एक और नया कीर्तिमान बनाने को तैयार है। सूबे की सत्ता संत के हवाले होने के बाद से अयोध्या हाल के वर्षों में हर साल अपने पिछड़े रिकॉर्ड तोड़कर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इस बार 28 से 30 अक्टूबर तक दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में होने जा रहा है, जिसमें पिछला रिकॉर्ड तोड़कर 28 लाख दिए जलाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारियां हैं। दीपोत्सव के जरिए जहां अयोध्या में त्रेता युग की जीवंत झलक दिखेगी, वहीं देश दुनिया में कहीं भी राम भक्त अपने घरों में बैठकर यहां का नजारा देखकर एक दिया श्री राम के नाम जला सकेंगे। अयोध्या में भव्य और दिव्य दीप उत्सव की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। साकेत महाविद्यालय में पर्यटन विभाग व सूचना विभाग के द्वारा झांकियों को तैयार किया जा रहा है, बाकायदा उसको सजाया संवारा जा रहा है। और सबसे खास बात तो यह है कि उन झांकियों को सजाने संवारने में 27 मुस्लिम भी शामिल हैं, जो अपनी कलाकृतियों से बाकायदा उसको उकेर रहे हैं। देखिए, हर एक तस्वीर आपको के न्यूज इंडिया पे दिखाऊंगा। ये केवट संवाद इस पे दिखाया जाएगा। देखिए किस तरीके से कलाकृतियों को उकेरा जा रहा है। इसी नाव पे केवट राज के साथ साथ जो है भगवान राम, माता सीता व लक्ष्मण भी विराजमान होंगे। इसी के साथ जो है भगवान राम से जितने भी जुड़े प्रसंग हैं, बाकायदा इन झांकियों के साथ जो है उसको प्रदर्शित किया जाएगा। चाहे वो भरत मिलाप हो, चाहे रावण वध हो, चाहे भगवान राम का बाल्यकाल हो, सभी जो है दृश्य को जो है बाकायदा इसको सजाया संवारा जाए। और इन झांकियों का जो है रिहर्सल वो 27 तारीख को किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि अयोध्या का जो दीप उत्सव है वो भव्य और दिव्य दीप उत्सव मनाया जाए, तो कहीं ना कहीं अयोध्या का जो दीप उत्सव है लगातार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाकर नया कीर्तिमान गढ़ता है। ये झांकियां जो आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे भगवान राम जो है विराजमान होंगे, उनके साथ पूरी एक सभा जो उनका राज दरबार है वो भी दिखाया जाएगा। बाकायदा इसको सजाया संवारा जा रहा है और 27 तारीख को रिहर्सल किया जाएगा। दीप उत्सव के दिन जब ये झांकियां साकेत महाविद्यालय से निकलकर लता चौक पहुंचेगी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लता चौक पर इन झांकियों का स्वागत भी करेंगे। इस बार दीपोत्सव पर यहां 55 घंटों पर 28 लाख दीपक जलाए जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक 100 दीपक जलाने और जलवाने की जिम्मेदारी एक वॉलंटियर संभालेगा। इसलिए इसमें 40 एनजीओ का सहयोगी बनाया गया है। सब कुछ व्यवस्थित निपटाने के लिए स्वयं सेवियों ने QR कोड वाला कार्ड मुहैया कराया जा रहा है। घाट पर सामान पहुंचाने का कार्य शुरू करते हुए अब तक करीब 23 लाख दीपक उचित स्थानों पर रखवाए जा चुके हैं। 30 ml क्षमता वाले दीपक प्रज्वलित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए 45 लाख बाती और 90,000 लीटर सरसों के तेल इस्तेमाल किया जाएगा। विपक्ष सत्तारूढ़ भाजपा पर भगवान श्री राम की अयोध्या के सहारे राजनीतिक मुकाम तक पहुंचने का आरोप लगाता है। माना जा रहा था कि मंदिर निर्माण के साथ भाजपा अपना वोट बैंक जुटाए नहीं रख सकेगी। हालांकि केंद्र में तीसरी और प्रदेश में लगातार दूसरी बार सत्ता सिंहासन पर विराजित भाजपा यहां धार्मिक इवेंट आयोजित कर वोट बैंक को सहेजने में काफी हद तक सफल साबित होती आ रही है। अयोध्या से प्रवेश पांडे की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में वाराणसी से प्रयागराज तक गंगा यात्रा शुरू की गई है। बता दें कि अंतरा क्रूज सेवा की कई विशेषताएं, यात्री अब क्रूज से पटना तक यात्रा कर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की एक कंपनी ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी से प्रयागराज तक गंगा यात्रा के लिए अंतरा क्रूज सेवा शुरू की है। यात्री चाहे तो क्रूज से पटना तक यात्रा कर सकते हैं। बता दें कि रिवर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये बंगाल गंगा क्रूज में कुछ कमरे हैं और लोगों के स्टे करने की व्यवस्था है। क्रूज को आधुनिक सुविधाएं और शानदार कमरों के साथ डिजाइन किया गया है। इससे प्रदूषण कम से कम होता है, लिहाजा सैलानियों की यात्रा अद्भुत होती है। 4 दिन तक क्रूज यात्रा का किराया प्रति यात्री 15 से 13 रुपए के बीच है। हाल में बेंगलुरु, गोवा और दूसरी जगहों के सैलानियों साथ ट्रायल रन पूरा हुआ। क्रूज की ऑनलाइन बुकिंग कंपनी की वेबसाइट के जरिए हो सकती है। रिवर क्रूज टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये एक बंगाल गंगा क्रूज एक श्री राज सिंह जी द्वारा लाया गया है, जिसमें कुछ कमरे हैं और लोगों की स्टे करने की व्यवस्था है यहाँ पे। जो लोग काफ़ी होता था कि गंगा को देख के अनुभूति प्रदान करते थे और अच्छी चीज़ें अपने आप को महसूस करते थे, वो शायद गंगा की गोद में, माँ गंगा की गोद में रहकर उस चीज़ को शायद फील करेंगे तो जो ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें 20 कमरे हैं और सब कमरे जो हैं एयर कंडीशन है, ठंडा गर्म पानी है और बाथरूम्स हैं और ये जो है सस्टेनेबल जहाज है। सस्टेनेबल इसलिए कि आप देखिए कि यहाँ पे सोलर पैनल्स हैं, तो हम सोलर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास STP प्लांट्स हैं, गंगा में कुछ भी नहीं जा रहा। हमारे पास RO प्लांट हैं, जिससे कि लोग कम वो लें, क्या कहते हैं, कम प्लास्टिक फेंके, क्या है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो की है वो यूनिक है इस जहाज़ के लिए। संचालकों ने बताया कि पहली बार बंगाल गंगा क्रूज 2009 में बनारस आया था, जिसके दीदार के लिए उस समय राजघाट पर लोगों की भीड़ जुट गई थी। उसी समय यह प्लानिंग की गई थी कि क्रूज बनारस में चलाया जाए तो लोगों को बनारस और आसपास के दर्शनीय इलाकों की सैर करा सके। बंगाल गंगा क्रूज सुविधा को लेकर IWI वाराणसी यूनिट ने बताया कि क्रूज संचालन के लिए 4 प्रमुख घाटों पर जेट्टी लगाई गई है। इसके साथ ही काशी से प्रयाग तक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसमें पर्यटक सुविधा केंद्र और कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। गंगा क्रूज का संचालन वाराणसी से चुनार, मिर्जापुर, प्रयागराज के अलावा गाजीपुर और बलिया तक की जाएंगी। गंगा में परिवहन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज काशी और प्रयागराज की दूरियों को कम करेगा। इसके साथ ही धार्मिक पर्यटकों को भी बढ़ावा देगा। स्पेशल डेस्क न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।